हेलो एवरीवन, आप सभी का एक्सेलेंट एजुकेशन चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पर इस चैनल पे आपकी तैयारी होती है यूजीसी नेट और सेट के एग्जाम के लिए। तो अगर आप सेट की परीक्षा दे रहे हैं या नेट की परीक्षा, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट कंटेंट आपको एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पेपर 1 का जो आपकी हायर एजुकेशन की यूनिट है, उसमें हम इंपॉर्टेंट टॉपिक को यहाँ डिस्कस करेंगे। कुछ PYQs हैं जो आपके जून 2023 के एग्जाम में आए हुए हैं, और ये टॉपिक है आपका प्रमुख जो आयोग और समितियां हैं उनसे क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं। तो ये सारे PYQs हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। साथ में एक्सप्लेनेशन भी मैं आपको देती ही हूँ। तो आप लोग अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ में टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। बहुत से लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, वीडियोज़ देखते हैं, लेकिन आप सब्सक्राइब कर लीजिए तो आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और साथ में पेपर 2 एजुकेशन की तैयारी भी होती है, तो एजुकेशन में भी एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जून 2023 में आए हुए PYQs को यहाँ पर देखेंगे हायर एजुकेशन सिस्टम के, क्योंकि हायर एजुकेशन की जो यूनिट है इसमें आपको कुछ भी मतलब आपको यहाँ पर क्या है कि मेमोरी बेस्ड यूनिट ये है आपकी, और इसको जो है आप अगर एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं तो ये यूनिट आपकी कवर हो जाती है, क्योंकि हर एक जो है टॉपिक वो अपने आप में यूनिक है। तो आपको पढ़ने में इंटरेस्ट भी आता है और समझने की भी इच्छा होती है, क्योंकि यहाँ पर क्या है कुछ नए क्वेश्चन बनते हैं जो आपके जनरल अवेयरनेस से या कहें करंट अफेयर्स से भी बनते हैं, ठीक है। तो आपकी जो 3 यूनिट्स हैं जिसमें कि हायर एजुकेशन है, पीपल डेवलपमेंट, एनवायरनमेंट, ICT, और अब कुछ रिसर्च में भी ICT का इन्वॉल्वमेंट किस तरह से है, यहाँ से भी आपके करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसी तरह हायर एजुकेशन में भी आपके करंट से रिलेटेड सवाल बनते हैं। तो आज की वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी और हेल्पफुल भी होगी, ठीक है। वीडियो को पूरा देखिएगा, और इसी तरह के कंटेंट आपको यहाँ प्रोवाइड किए जाते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखते हैं, देखिए सैडलर आयोग की बात हो रही है। सैडलर आयोग 1917 होना चाहिए, ठीक है। 1917-1919 में ये आया था। भारतीय विश्वविद्यालयों में यहाँ पर पूछ रहा है कि स्थापना की सिफारिश की थी, किसकी स्थापना की सिफारिश की थी। तो सैडलर आयोग के बारे में आपको पता होना चाहिए। 1917-1919 में ये आया हुआ था, ठीक है। भारत सरकार ने 1917 में सैडलर आयोग की स्थापना की थी। यह कलकत्ता विश्वविद्यालय के सामने आने वाली समस्याओं का निरीक्षण करने और उन्हें सूचित करने के लिए किया गया था। तो मतलब जो भी कलकत्ता विश्वविद्यालय की संबंधित समस्याएं थी उसके निराकरण के लिए इसको बनाया गया था। और सैडलर आयोग के मुख्य रूप से जो इसको मतलब बनाया गया, इसका जो मुख्य रूप से बनाने का उद्देश्य था कि विश्वविद्यालय शिक्षा पर, विश्वविद्यालय की जो शिक्षा है उस पर इसके भार को कम करना, ठीक है, कम करने के लिए यहाँ पर इसका जो है बनाया गया था। तो इसका निर्माण इसीलिए हुआ था कि जो विश्वविद्यालय हैं उनके पर शिक्षा का भार किसी तरह कम हो, और ये जो है उसकी देखरेख या उनके सुझाव के लिए काम करें, ठीक है। तो इसमें देखिए यहाँ पर इसमें ये पूछ रहा है। अब आपको ये क्वेश्चन देखिए कितने इंटरनली पूछे गए हैं, काफ़ी डेप्थ में पूछे गए हैं। तो सैडलर आयोग क्या था? 1917 में भारत सरकार के द्वारा स्थापित आयोग था, जो कलकत्ता विश्वविद्यालय के सामने आने वाले मुद्दों के बारे में निरीक्षण और सूचित करने के लिए स्थापित किया गया था। इसके जो अध्यक्ष की बात करें तो लीड्स विश्वविद्यालय के कुलपति M.E. सैडलर जो है इन्होंने की थी, ठीक है। तो एक तो आपको नाम याद रखना है, ऊपर से इसके जो कुछ सुझाव थे वो क्या थे। वैसे तो काफ़ी सारे थे, पर एक क्वेश्चन के लिए हम इतने सारे डिटेल्स को नहीं जान सकते हैं। तो इससे जो कुछ संबंधित बातें उनके बारे में मैं आपको बता दूं कि विश्वविद्यालय में इन्होंने जो अपने सुझाव की बात की थी उसमें अध्ययन, डॉक्टरी, कानून, ठीक है, कृषि, इंजीनियरिंग आदि विभिन्न विषयों को उच्च शिक्षा की व्यवस्था की जाए, ऐसा इनका सुझाव था, ठीक है। तो यहाँ इन्होंने अपनी एडवाइस के लिए यहाँ पर ये चीज़ें कही थी। तो इससे मतलब पता लगता है कि सैडलर आयोग ने भारतीय विश्वविद्यालय में कोर्ट की स्थापना की सिफारिश की थी, है ना। तो यह आपका जो क्वेश्चन है यहाँ पर राइट आंसर आपका कोर्ट हो जाता है, क्योंकि इन्होंने देखिए अध्ययन की बात की। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है आपके लिए, है ना। अध्ययन, स्टडीज़ के बारे में, डॉक्टरी, कानून, है ना, लॉ के बारे में, कृषि, इंजीनियरिंग, इन सभी विषयों में उच्च शिक्षा की व्यवस्था की जाए। तो ये सारी चीज़ें आपकी, और इसके लिए फिर कोर्ट की स्थापना का भी इन्होंने सिफारिश, रिकमेंडेशन की थी, ठीक है। तो ये इस तरह से क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। और आयोग और समितियों से संबंधित एक वीडियो मैंने और बना रखी है, उसको काफ़ी लोगों ने देखा है, तो आप लोग भी देख लीजिए। उसमें सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको पता लग जाती हैं। एक तो कालक्रम में व्यवस्थित करने को, मतलब सीक्वेंस ऑर्डर में लगाने को ये चीज़ें आती हैं
कैसे आयोग और समितियां किस किस तरह से किस क्रम में आए, फिर इनके अंतर्गत कुछ प्रमुख काम क्या थे, वो क्या हुए, तो उन सारी चीज़ों को मैंने डिटेल में बता रखा है, आप लोग उसको देख लीजिएगा। ठीक है, प्लेलिस्ट में आपको सब मिल जाता है। एक प्लेलिस्ट है जिसमें एग्जाम ओरिएंटेड सारा कंटेंट है, उसको तो ज़रूर देख लीजिए, जिसमें कि 75 डेज प्लान करके था। जब वो प्लेलिस्ट बनी थी तो उसमें तब 75 डेज बाकी थे। अभी तो आपके पास बहुत कम समय है, क्योंकि 6 दिसंबर से एग्ज़ाम होना है, तो उतना ज़्यादा समय नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हम उस वीडियोस को, आप लोग उन वीडियोस को देख लीजिए। बाकी जो आपकी और यूनिट्स हैं उनका यूनिट के अकॉर्डिंग जो है सिलेबस आपका मैंने कवर करा दिया है। ठीक है, आप उनको देख लीजिए। अब देखिए जो अगला क्वेश्चन है, इसमें भारत में उच्च शिक्षा पर निम्नलिखित आयोग और समितियों को सही कालिक क्रम में लिखना है। इनको मतलब एक क्रोनोलॉजिकल करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको इनको बताना है ना। और इस तरह से क्वेश्चन हमेशा बनता है। अब एक ही क्वेश्चन में आपको 5-6 चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे कि सबसे पहले क्या सार्जेंट प्लान आया था? नहीं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले जो आया था आपका हंटर कमीशन आया था। यह हंटर कमीशन आपका 1882 में आया था। ठीक है, तो इसमें आप यहाँ पर नोट करते चलिए। सबसे पहले नंबर पे ये देखिए, ये 1882 का है हंटर कमीशन। ठीक है, उसके बाद भारतीय विश्वविद्यालय आयोग, तो यहाँ पर इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन, ये आपका 1902। ठीक है, ये आपका 1902 हो गया। और उसके बाद है आपका कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग, तो आपको पता ही है ये 1917 और आपका 19 में आया था। ठीक है, ये वाला है ना। और यहाँ पर हरटोंग समिति 1929 में था, ये आपका 1929। ठीक है, उसके बाद सार्जेंट जो प्लान था ये आपका 1944। ठीक है, तो इस तरह से ये आपके डिफरेंट आयोगों का क्रम था, जिसमें आपका देख रहे हैं सबसे पहले कौन सा है, पहले नंबर पे ये है। उसके बाद आपका भारतीय विश्वविद्यालय आयोग है दूसरे नंबर पे। ठीक, और तीसरे पे है कलकत्ता विश्वविद्यालय, है ना। तो इसलिए आपको स्थापना का भी ईयर पता होना चाहिए। उसके बाद हरटोंग, है ना, उसके बाद आपका ये आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो क्रम हो जाएगा वो कौन सा है, ये है आपका पहले है डी, है ना, DE, तो जहाँ पर भी है ये वाला ऑप्शन। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो है ये क्रम में लगाने को ज़रूर आते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, देख लीजिए, सन मैंने आपको बता दिए हैं, बाकी चीज़ें हम साथ में डिस्कस कर ही रहे हैं। अब देखिए जो अगला क्वेश्चन है उसमें है राममूर्ति समीक्षा समिति ने सिफारिश की थी कि उच्चतर शिक्षा में प्रवेश होने के लिए क्या होना चाहिए। यहाँ पर आपको जो है खाली जगह भरनी है, तो इसमें देखिए सेलेक्टिव का प्रोसीजर था। ठीक है, अब इसमें देख लीजिए इसके बारे में थोड़ा सा। राममूर्ति समीक्षा समिति ने सिफारिश की थी कि उच्च शिक्षा में प्रवेश कैसा होना चाहिए, चयनात्मक होना चाहिए। ठीक है, ऐसा सुझाव इन्होंने दिया। 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति की समीक्षा के लिए भारत सरकार द्वारा 1990 में राममूर्ति समिति का गठन किया था। तो देखिए राममूर्ति समिति का गठन कब हुआ, 1990 में हुआ था, है ना। समिति की जो अध्यक्षता थी वो आचार्य राममूर्ति जी ने की थी, जो एक भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता, गांधीवाद और जो है शिक्षाविद थे। ठीक, तो ये चीज़ें आपको पता हो गई कि आचार्य राममूर्ति जी कौन थे, एक भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता, गांधीवादी और शिक्षाविद थे। समिति ने 9 जनवरी 1991 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और जो है यहाँ पर सिफारिश की कि यहाँ पर देखिए, जिसमें एक सामान्य स्कूल प्रणाली, महिला शिक्षा को बढ़ावा देना। ठीक है, मतलब सामान्य स्कूल प्रणाली की शुरुआत, महिला शिक्षा को बढ़ावा देना, प्रारंभिक बचपन और शिक्षा मतलब ECCE। यहाँ पर ये देखिए इसमें ये बात कहता है कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा। ठीक है, हिंदी में पढ़ने से काम नहीं चलेगा, इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट भी है ना। तो ECCE और सामाजिक रूप से जो है SUPW, है ना, ये सोशली प्रोडक्टिव वर्क, इसके लिए यहाँ पर इन्होंने अपने सुझाव दिए थे कि सामान्य स्कूल प्रणाली की शुरुआत हो, महिला शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए, ECCE, है ना, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, प्रारंभिक जो मतलब बचपन की केयर और एजुकेशन, और उसके बाद समाज उपयोगी कार्य। ठीक है, SUPW, सोशली प्रोडक्टिव वर्क जिसको कहते हैं। तो इसके लिए इन्होंने यहाँ पर सुझाव दिया था, किसने, आचार्य राममूर्ति समिति। तो इतनी चीज़ें आपको यहाँ पे पता लग गई, है ना।
तो इन चीज़ों को आप नोट करते चलिए ताकि आपको लास्ट टाइम में प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हमको बनते हैं और फिर ये पता नहीं रहते हैं आपको कि कहाँ से पूछे गए हैं ना। तो पहले तो यही पता होना चाहिए किस यूनिट का है, कहाँ से पूछा जा रहा है, किस टॉपिक का है, किस सब टॉपिक का है। अब देखिए जो अगला क्वेश्चन है इसमें आपको अरेंज करना है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, कालक्रम के अनुसार इनको व्यवस्थित करना है। अब इसमें देखिए ये जो है आपके वैदिक शिक्षा पद्धति आपकी सबसे पहले आई थी, ठीक है। तो वैदिक जो है वैदिक साहित्य का जो विकास हुआ था उसमें क्या क्या था, संहिता सा सबसे पहले था, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, ठीक है। तो उपनिषद किसके अंतर्गत आ रहा है, वैदिक के बाद यही आ रहा है, वैदिक के अंतर्गत आ रहा है, जिसमें कि दर्शन की जो है यहाँ पर थोड़ा आलोचना मतलब विवेचना की गई थी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए वैदिक जो है आपका सबसे पहले आ गया, उपनिषद उसके बाद आता है, फिर आपका यहाँ पर थर्ड नंबर पे तक्षशिला है, सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय था, और उसके बाद फिर है नालंदा और तब मकतब, है ना। मुस्लिम शिक्षा में मकतब और मदरसा आपने पढ़ा होगा, तो यहाँ पर ये इसके बाद आता है, ठीक है। तो ये आपका कालक्रम हो जाता है जिसमें कि चीज़ें पता होनी चाहिए आपके लिए, है ना। तो वैदिक काल के साहित्य का विकास समझ में आया कि संहिता सबसे पहले, फिर ब्राह्मण, संहिता में भी 4 थे, है ना, और उसके बाद ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं आपकी वैदिक एरा में। उसके बाद उपनिषदी एजुकेशन सिस्टम आता है, वैदिक के बाद ही आता है। तो यहाँ पर ये जो आपका राइट ऑप्शन है ये वाला हो जाएगा, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, वैदिक शिक्षा पद्धति, औपनिषदी, तक्षशिला, नालंदा और फिर मकतब और मदरसा के बारे में आपको पता होना चाहिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, हंटर आयोग ने निम्न में से किसके लिए सरकारी समर्थन वापस किए जाने की अनुशंसा की थी। अब देखिए इसमें जो बात कह रहा है कि किसके लिए, हंटर आयोग की बात हो रही है। हंटर आयोग कब आया था यहाँ पर देख लेते हैं। तो इन्होंने जो बात की थी ये आपकी महाविद्यालयी शिक्षा, कॉलेजिएट एजुकेशन के बारे में इन्होंने बात की थी, समर्थन वापस लेने की बात की थी। हंटर आयोग जो था ये आपका गठन, इसका गठन 1882 में हुआ था, भारतीय शिक्षा के संदर्भ में किया गया था, और इसका कार्य वुड डिस्पैच के बाद देश में शिक्षा के क्षेत्र में हुई प्रगति का मूल्यांकन करना था, ठीक है। तो जो 1854 के बाद वुड डिस्पैच आपका आया था 1854 में, इसके बाद शिक्षा में किस तरह से प्रगति हुई इसका मूल्यांकन करने के लिए इसको बनाया गया था। और इसका जो मुख्य सुझाव था, प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा से संबंधित आयोग ने महाविद्यालय शिक्षा के लिए सरकारी समर्थन वापस किए जाने की अनुशंसा की थी, ठीक है। तो प्राथमिक तथा माध्यमिक मतलब यही हो गया आपका महाविद्यालयी शिक्षा, ठीक है। यहाँ पर देखिए अगर प्राथमिक और माध्यमिक दोनों होता तो ये ऑप्शन सही होता, वैसे ये महाविद्यालयी शिक्षा, कॉलेजिएट एजुकेशन की बात हो रही है, ठीक है। इसका स्थापना वर्ष जरूर याद रखिएगा सभी का, है ना। तो इसीलिए मैंने आपको कहा उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए, यहाँ पर मैं लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। वैसे प्लेलिस्ट में आप देखेंगे ना तो आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट जो है कंटेंट मिल जाएंगे जिनसे डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। अगर एक बार वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो क्वेश्चन कहीं से भी आएगा, आपका जो है फंडामेंटल क्लियर होगा, ठीक है। तो आप उसको देखिए, और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें ये वहाँ पर कवर कराई जाती हैं और आप लोग लाइक नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वाधीन भारत का प्रथम शिक्षा आयोग कौन सा था। स्वाधीन भारत का प्रथम शिक्षा आयोग ये था आपका राधाकृष्णन कमीशन। इसके बारे में थोड़ी सी और चीज़ें पढ़ लेते हैं, और इंग्लिश वाले यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। इंग्लिश के लोग उस स्लाइड में देख लीजिएगा, राधाकृष्णन आयोग या जिसे हम विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग कहते हैं, ठीक है। अगर कभी विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का नाम आ जाए तो ये राधाकृष्णन आयोग का ही नाम है। भारत सरकार के द्वारा 1948 में भारतीय विश्वविद्यालय शिक्षा की अवस्था पर रिपोर्ट देने के लिए नियुक्त किया गया था, ठीक है। तो 1948 में आया था, ये तो पता ही है। और यह आयोग 4 नवंबर 1948 को नियुक्त किया गया था, और आयोग ने 25 अगस्त 1949 को अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को सौंप दी थी। अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष जो थे डॉक्टर राधाकृष्णन जी थे, और इसीलिए इसको राधाकृष्णन आयोग के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई कि अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। अब ये देखिए इसकी जो खास बात है, ये क्या है, स्वतंत्र भारत का पहला शिक्षा आयोग था, इसलिए इसे विश्वविद्यालय आयोग भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी नियुक्ति विद्यालय स्तर की शिक्षा व्यवस्था संरचना की जांच करना और तत्कालीन समस्याओं का पता लगाकर इसके संदर्भ में भारत सरकार को आवश्यक सुझाव देना था, ठीक है। तो ये राधाकृष्णन आयोग या इसी को विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग कहते हैं। इससे संबंधित जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने आपको यहाँ पर बता दी। सबकी स्थापना का वर्ष जरूर याद करिएगा, और अध्यक्ष कौन थे, इसके अंतर्गत कौन सी महत्वपूर्ण बातें हुई,
ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि आयोग और समितियाँ यहीं से क्वेश्चन आपके ज़्यादा बनते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। अगला क्वेश्चन देखिए, नई शिक्षा नीति की विकास संबंधी समिति ने सिफारिश की थी कि भारत में किसी भी विश्वविद्यालय में कितने, मतलब संख्या बतानी है आपको, अधिक कॉलेज संबद्ध नहीं होने चाहिए। इसमें कह रहा है कि द कमिटी फॉर इवोल्यूशन ऑफ द न्यू एजुकेशन पॉलिसी रिकमेंडेड दैट यूनिवर्सिटी इन इंडिया शुड हैव मोर देन, मतलब आपको संख्या बतानी है एफिलिएटेड कॉलेज। ठीक है, तो ये बताया गया था आपके 100 है ना, 100 से अधिक कॉलेज संबद्ध नहीं होने चाहिए। देखिए, नई शिक्षा नीति के विकास संबंधी समिति ने सिफारिश की थी कि भारत में किसी भी विश्वविद्यालय में 100 से अधिक कॉलेज संबद्ध नहीं होने चाहिए। इसके तहत अगर किसी यूनिवर्सिटी में संबद्ध जो कॉलेज हैं, एफिलिएटेड जो भी कॉलेज हैं, अगर संख्या 100 से अधिक है तो उन कॉलेजों के लिए अलग से विश्वविद्यालय का गठन किया जाएगा। ऐसा नई शिक्षा नीति के विकास संबंधी समिति ने सिफारिश की थी। अब देखिए, एनईपी 2020 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए, इसके बारे में थोड़ी सी चीज़ें और बता देती हूँ, क्योंकि जो रिलेटेड चीज़ें हम पढ़ते हैं ना, तो फिर वो चीज़ें क्या होती हैं, आपकी रिवाइज हो जाती हैं। देखिए, जो अंतिम राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी वो कब हुई थी, एक तो 1968 में आई, फिर 1986 में आई। अब इसमें क्या था, 1992 में संशोधन किया गया। ठीक है, अब उसके बाद फिर आई आपकी एनईपी 2020 है ना, नई शिक्षा नीति 2020, जिससे कि एक क्वेश्चन आता ही ज़रूर है। अब इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, के कस्तूरीरंगन थे। अब इसमें इन्होंने GER ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो की बात की थी, वो कितनी थी, 100%। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन हैं जो मैंने आपको एनईपी 2020 की एक वीडियो पूरी दी है। एक क्या है, कई एक वीडियो है, तो उसमें कुछ क्वेश्चन अभी के भी करवा दिए हैं एक अलग वीडियो में, कुछ पूरा डिटेल है ना, और एक में सारी जो है जितने भी एनईपी के क्वेश्चन थे वो सारे करवाए हैं। ठीक है, अब देखिए, जो अगला इससे पॉइंट बनता है, तो एक तो आपका ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो से बनता है GER 100% इसका लक्ष्य रखा गया था। और एनईपी 2020 के अंतर्गत ही केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से शिक्षा के क्षेत्र पर GDP का 6% हिस्से के सार्वजनिक व्यय का लक्ष्य रखा गया था। ठीक है, तो अगर कभी GDP की बात होती है तो वो 6% का लक्ष्य रखा गया था। और इसी नीति की घोषणा के साथ ही इसमें जो इसका नाम भी परिवर्तन हुआ था, माने आपको पता ही है, MHRD से बदलकर अब क्या है, शिक्षा मंत्रालय हो गया है ना। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें आपकी एनईपी 2020 से संबंधित हैं, जो कि कुछ खास चीज़ें मैंने आपको बता दी। ठीक है, तो अगर वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, क्योंकि खास चीज़ें मैं आपको इतने कम टाइम में आपको बताने की कोशिश करती हूँ, ताकि आपका टाइम भी ज़ाया ना जाए, कि मतलब टाइम आपका वेस्ट नहीं होना चाहिए और इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपको पता लग जाए, है ना। अब देखिए, यहाँ पर इसी से संबंधित एक क्वेश्चन और पूछा गया था। ये सारे क्वेश्चन अलग अलग शिफ्ट में आपके आए हैं, किसमें, जून 2023 की क्वेश्चन है। नई शिक्षा नीति 2020 की विकास संबंधी समिति ने किसके लिए परिषद गठित करने का सुझाव दिया था, तो ये जो है आपका, ये हायर एजुकेशन से संबंधित बात ही की थी। तो इन्होंने कहा था उच्च शिक्षा में उत्कृष्टता, एक्सीलेंस इन हायर एजुकेशन के लिए बात की थी, है ना। तो यहाँ पर देखिए, नई शिक्षा नीति 2020 की विकास संबंधी समिति ने उच्च शिक्षा में उत्कृष्टता के लिए परिषद गठित करने का सुझाव दिया था। मतलब इसका नई शिक्षा नीति 2020 का जो मुख्य उद्देश्य क्या था, शिक्षा इंसान को बंधनों से मुक्त करे और सक्षम बनाए। इसीलिए यहाँ पर ये नई शिक्षा नीति का फ्रेमवर्क बनाया गया। और ये जितनी भी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं या जो भी अब तक चीज़ें पूछी जा रही हैं, ये आपकी इसीलिए यहाँ पर पूछी जा रही हैं कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पर परिवर्तित हुई और क्या क्या अभी और जारी है ना। क्योंकि ये शिक्षा नीति देखिए आपकी 2020 से बनी, अभी क्या चल रहा है, आप दिसंबर 2023 में एग्ज़ाम देंगे। इसके बीच में क्या नई चीज़ें आई, क्या क्या नई चीज़ें हो रही हैं, कौन कौन से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं इसके अंतर्गत, ये सारी चीज़ें भी मैं आपको बताती चलती हूँ। तो आप लोग वीडियो को जो है पूरा देखा करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर करंट से संबंधित चीज़ें भी कवर करते हैं। ठीक है, तो ये हो गए आपके कुछ क्वेश्चन। और आप लोग क्वालिटी पे ज़्यादा फोकस करिए, ना कि मैंने 100 क्वेश्चन कर लिए कि 200 कर लिए, ये मैटर नहीं करता है। आपने कितनी डेप्थ में चीज़ों को समझा, ये ज़्यादा जो है ज़रूरी होता है। ठीक है, तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर वीडियो को लाइक कर दिया तो बहुत अच्छी बात है। और इसी तरह हम लोग इम्पॉर्टेंट कंटेंट के साथ अगली वीडियो में मिलेंगे, और जिसमें मैं आपको जितने भी आयोग और समितियां हैं उनसे संबंधित एक वीडियो और दूंगी, जो आप पूछे जा रहे हैं। ठीक है, एक तो वो वीडियो है, उसको आप लोग देख ही लेंगे, हायर एजुकेशन से संबंधित है। उसमें आपको ऑर्डर का पता लग जाएगा, कब कौन आया, बाद में आया, पहले आया, है ना। सारे सीक्वेंस आपको पता लग जाएंगे, क्या क्या कहाँ चीज़ें थी। और एक वीडियो मैं दूंगी जिसमें आपको सारी चीज़ें जो अभी जितने आयोग पूछे जा रहे हैं उनमें क्या क्या खास बातें थी जो आपकी एग्जाम ओरिएंटेड है। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।